बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स 2.5 टॉपिक नेम लॉजिकल रीजनिंग हम जो है वो आज डिस्कस करने लगे हैं। पीछे हम डिफरेंट कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम के बारे में वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। एल्गोरिदम्स के बारे में डिस्कस किया था। उसकी जो आपके पास इम्पोर्टेंस है, उसके एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ कह लो, वो हमने डिस्कस किए थे। और आज हमारा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है? आपको नाम से ज़ाहिर है जिसमें लॉजिक होते हैं। कॉमनली हम डेली लाइफ में ये वर्ड जो है वो यूज़ करते भी हैं कि जो किसी लॉजिक, किसी कंसेप्ट की बेस पे हम रीजनिंग देते हैं, या आपके पास जो एल्गोरिदम डेवलपमेंट का एक पार्ट, ऐसा पार्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग करते हैं डिफरेंट वेज से, वो लॉजिकल रीजनिंग में आता है। जैसा कि आपके पास इसकी जो पार्ट्स होते हैं, वेज होते हैं, वो डिफरेंट, वो कौन कौन से होते हैं, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। वही आगे प्रॉपर्टीज़ लेके एक्सप्लेन किया गया है डिफरेंट वेज से। ठीक है, तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड एल्गोरिदम डिज़ाइन जो हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था 9th क्लास में, वही हम यहाँ देखेंगे। तो प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन में क्या है, लॉजिकल रीजनिंग इज़ needed to guarantee that each component is treated systematically when breaking large problems down into smaller, more manageable portion। यानी कि हमें जो लॉजिकल रीजनिंग में इसकी ज़रूरत होती है कि जो हर कंपोनेंट हमने मतलब बड़े प्रॉब्लम्स को जो छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है, ब्रेक डाउन किया है, तो उसका हर कंपोनेंट जो है वो सिस्टमेटिकली ट्रीट किया जा रहा हो, इट्स सेल्फ एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे जो है वो बिहेव करे, और इसका मैनेजेबल पोर्शन हो। हर एक का अगर हमने टेस्टिंग करनी है, हर एक को अगर अलग से हमने डील करना है, तो डील इजीली किया जा सकता है, किया जा सके हर कंपोनेंट को। ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है। डिकम्पोजिशन में पैटर्न रिकॉग्निशन, लॉजिकल सीक्वेंसिंग एंड लिंकेजेस आर frequently recognized in order to identify patterns in डाटा और प्रोसेस। पीछे भी हमने देखा था कि हम इन जनरल जो एल्गोरिदम है वो बनाते होते हैं, रीजनिंग जो देते हैं वो इन जनरल देते हैं, किसी एक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफाई नहीं होती। तो लॉजिकल जो सीक्वेंसेस एंड लिंकेजेस होते हैं वो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हर जो पैटर्न है उसमें आइडेंटिफाई करते हैं प्रोसेस और डाटा में, ताकि जो सीक्वेंस है उसके मुताबिक जो है वो फिर आगे एल्गोरिदम वगैरह बनाया जा सके और रीजनिंग दी जा सके। ठीक है, लिंक क्या है इसका दूसरे पैटर्न्स के साथ, दूसरे जो सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, फिर उसमें हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, लॉजिकल थिंकिंग इज नीडेड टू डिसर्न बिटवीन पर्टिनेंट एंड एक्स्ट्रानियस इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, वो हम यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग इज़ नीडेड, यहाँ पे ज़रूरत होती है कि हम वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कार्ड कर दें इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, ताकि जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। उसको सिंप्लीफाई किस तरह से किया जा सकता है कि उसमें जो भी एक्स्ट्रा बातें हैं, जो भी इररेलेवेंट बातें या जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस हैं, वो रिमूव कर दी जाए बाय कंसंट्रेटिंग ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, सोल्यूशन में हेल्प करने वाला है, जस्ट उसी पे फोकस किया जाए। तो ये एब्स्ट्रैक्शन में आ जाता है। एल्गोरिदम डिज़ाइन, एल्गोरिदम डिज़ाइन में सिंपल आपने प्रोसेस की इफ़ेक्टिवनेस और एक्यूरेसी को गारंटेड करना होता है, श्योर करना होता है कि लॉजिकल थिंकिंग इज़ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिंग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन और एल्गोरिदम्स टू इशू। यानी कि इसमें हम आगे मतलब कोई भी एल्गोरिदम जो है वो डिज़ाइन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, क्रिएट करेंगे, जो डिज़ाइनिंग भी हमने यहाँ करनी होगी, एल्गोरिदम बनाएंगे ताकि प्रॉब्लम्स के और इश्यूज़ को जो है वो ओवरकम किया जा सके, उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो निकाला जा सके। नेक्स्ट आपके पास है बुलियन लॉजिक। बुलियन लॉजिक क्या है? नाम से ज़ाहिर है, बुलियन पीछे भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि जिसमें दो आपके पास ऑप्शंस, चॉइसेस, स्टेट्स होती हैं, कोई भी उसमें से एक चूज़ करनी होती है, या येस और या नो। यानी कि जो आंसर आप दोगे वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में, येस और नो की फॉर्म में आपने आंसर देना होगा। इन बुलियन दो स्टेट्स होती हैं, द टू स्टेटमेंट्स और
expressions are evaluated in a way that can only have one of two potential values as a result, either true or false, either yes or no. Boolean logic uses logical operators. कौन कौन से logical operators इसमें यूज़ होते हैं? and और not, जो logical operators हैं जो कि हमने डिस्कस किए हुए भी हैं। एंड में क्या होता है? एंड में दोनों एक्सप्रेशंस या स्टेटमेंट्स का ट्रू होना ज़रूरी होता है, और में कोई एक भी ट्रू होगी तो आंसर आपके पास ट्रू आ जाएगा। और जो नॉट है वो तो होता ही रिवर्स अपोजिट है। डायग्राम में आपके पास कोई क्वेश्चन है कि इज़ इट हॉट, अब मौसम वेदर के बारे में पूछा हुआ है कि ये हॉट है या नहीं है, ठीक है। तो या तो आप यस में आंसर दोगे, यस के केस में 1 आ जाएगा, और या नो आंसर दोगे, नो के केस में आपके पास 0 आ जाता होता है, सिंपल। तो अबव डायग्राम यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया हुआ है। अबव डायग्राम इज इवेल्युएटिंग एन एक्सप्रेशन रिगार्डिंग टुडेज वेदर, इज इट हॉट, so it can have either answer yes it is hot represented with 1, or no it is not hot represented with answer 0. Following are few of most widely used operators with their Venn diagram and truth table. तो यहाँ पे आपके पास जो एंड है, एंड के केस में दोनों टर्म्स जो है वो आपके पास जो कॉमन होता है वो मतलब दोनों का ट्रू होना ज़रूरी होता है ना एंड के केस में, तो इसलिए दरमियान वाला आ जाएगा, ठीक है। दोनों जहाँ पे ट्रू होंगी तो वो आ जाएगा। आइदर टर्म यानी कि और के केस में या तो 1 ट्रू हो या सेकंड ट्रू हो, तो इसमें से दोनों जो है वो आ जाएंगे। और जो नॉट है वो ओनली 1 टर्म, यानी कि अगर ए है तो बी हो जाता है, बी है तो ए हो जाता है, तो कोई एक भी टर्म या ये वाली जो है वो आपके पास आ जाती है इस केस में, वेन डायग्राम की केस में, ठीक है। तो ये आपको वेन डायग्राम भी होगी, और नीचे आपके पास जो है वो ट्रुथ टेबल दिया हुआ है इनका, और ये भी हम बहुत अच्छे से नेक्स्ट जो फर्स्ट ईयर की क्लास में भी लॉजिकल गेट्स जब पढ़ेंगे तो तब ये टॉप टेबल आएगा आपके पास तब भी, तो आप अगर याद रख लो तो इजी है। अच्छा, इसमें एक याद रखने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ए एंड बी है, तो ए एंड बी का एक्सप्रेशन जो होता है ना, अभी से आप याद रख लो, तो ए एंड बी का जो एक्सप्रेशन होता है ना वो ए डॉट बी है, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई होती है। तो जब मल्टीप्लाई होती है और फॉल्स का आपको पता है कि जो बुलियन वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है, और जो ट्रू की बुलियन वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो ट्रू की जगह 1 लगा लो, जो आपके पास फॉल्स है उसकी जगह 0 लगा लो, और ए एंड बी में ए डॉट बी लगा लो, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लो। तो अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आता है, यानी कि फॉल्स, आंसर फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स को ट्रू से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 0 को 1 से, तो आंसर फॉल्स आता है, 0 आता है, ठीक है। अब ट्रू 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 0 आता है, यानी कि फॉल्स आ जाएगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि ट्रू को ट्रू से, तो आंसर 1 ही आता है, यानी कि ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे होप्स आपको ए एंड बी की समझ आ गई कि ओनली द केस व्हेन बोथ द इनपुट्स आर ट्रू देन द आउटपुट विल बी ट्रू। दिस इज लास्ट रो। तो ए और बी की जो एक्सप्रेशन होती है वो ए प्लस बी होती है, ठीक है। अब फॉल्स आंसर फॉल्स आ जाएगा, वो तो जाहिर सी बात है, 0 + 0 आंसर 0 ही आता है, 0 + 1 आंसर 1 आता है, ठीक है ना। तो 0 यानी फॉल्स और ट्रू को जब हम और करेंगे तो आंसर ट्रू आ जाएगा। इसी तरह से 1 + 0 आंसर आपके पास क्या आता है? 1 आता है। 1 + 0 आंसर 1 आता है, यानी कि हमारे पास अगेन ट्रू को फॉल्स में और करेंगे तो आंसर ट्रू आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में 1 + 1 आंसर यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें बुलियन में वैल्यूज़ देनी होती है। दो ही हमारे पास ऑप्शन है, तीसरी ऑप्शन ही नहीं है, या तो 0 आंसर देना है या 1 आंसर देना है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा। और वो किस तरह से आता है, वो फर्स्ट चैप्टर देखा था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 1 + 1 कैसे आता है। उसको हम करते होते हैं जो 2 आता है ना, असल में 1 + 1 जो है वो 2 होता है, तो 2 को हम जो है वो बाइनरी में करते हैं कन्वर्ट, उसको बाइनरी फॉर्म में, तो 1 0 आती है, और 1 0 का हम 1 जो है वो आंसर में ले लेते होते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 तो हम आउटपुट में ले नहीं सकते, तो इसलिए 1 लेते हैं। ट्रू 1 + 1 आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो नॉट ए का केस क्या है कि अपोजिट होती है, अगर हमारे पास ए फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, और अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, सिंपल, ठीक है।
इसका तो एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होती है। बाकी दोनों की दो इनपुट्स होती हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन जो नॉट है उसका जस्ट एक ही इनपुट होता है, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये आपके पास टेबल था और ये भी एक्सप्लेन मैंने कर दिया। होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग टाइप्स। लॉजिकल रीजनिंग टाइप्स, the logical reasoning questions of whether verbal or non-verbal, या तो वर्बल होती है या नॉन वर्बल होती है। कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज इन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आर स्टेटेड वर्बली। टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस फर्स्ट प्रोवाइडेड लैंग्वेज और पैराग्राफ must be read, comprehend it and select the appropriate response from the list of the possibilities. However, non-verbal logical reasoning questions the concept and issues are presented using pictures and diagrams. अब यहाँ पे क्या है, जो आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताए हैं कि जो वर्बल होती है, वर्बल के अंदर हम रिस्पॉन्स जो है वो रीड करके मतलब वर्ड्स की फॉर्म में देते होते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं और उसमें से ये आपके पास आंसर ठीक है या नहीं ठीक है। लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आपके पास दी होती हैं, उनमें से आपने आंसर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, रीड करके, कंप्रीहेंड करके, रीड करके पैराग्राफ या सेंटेंस जो है वो रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, आप जो आपके पास नॉन वर्बल होती है, नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कॉन्सेप्ट या इश्यूज जो हैं वो फिगर्स, पिक्चर्स या डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। डिफरेंस की फॉर्म में आपको समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वर्बल लॉजिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है। अब जो वर्बल लॉजिकल रीजनिंग है उसमें वर्ड्स और लैंग्वेजेस होते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और कंक्लूजन निकालने के लिए। ठीक है, वर्ड्स होते हैं। और जो आपके पास नॉन वर्बल होती है ना, उसमें मतलब विजुअल देख के जो आपको इंफॉर्मेशन या जो कंक्लूजन निकलता है आपका प्रॉब्लम्स को बाय पिक्चर्स, यानी कि आता है आपके पास स्पेशल इंफॉर्मेशन, स्पेटल इंफॉर्मेशन या विजुअल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो होती है वो इंक्लूड होती है नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग में। अच्छा, वर्बल लॉजिकल रीजनिंग में स्पोकन और रिटन लैंग्वेज में जो है वो वर्ड्स शामिल होते हैं, जबकि नॉन जो आपके पास होती है वर्बल, उसमें पिक्चर्स और डायग्राम्स, फिगर्स और ग्राफ्स, मैप्स की मदद से जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। जो आपके पास वर्बल लॉजिकल रीजनिंग है वो यूज़फुल होती है लैंग्वेज बेस्ड प्रोफेशन जैसा कि लिटरेचर, लॉज या कम्युनिकेशन में। जो नॉन वर्बल है वो यूज़फुल होती है आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की। जो ऐसी आपके पास प्रॉब्लम्स जिसमें डायग्राम्स और पिक्चर्स की फॉर्म में एलैबोरेट किया जाता है, वहाँ पे रीजनिंग दी जाती है, वहाँ पे नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग जो है वो काम आती है। ठीक है, तो ये था इसका डिफरेंस। होप से समझ आ गया। अब ये जो आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है ये भी सिंपल है। अमंग थ्री कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू, आयजा, उज़ैर एंड लुकमान ईच हैव डिफरेंट फेवरेट कलर्स। और इसमें जो कंडीशंस हैं वो भी लगाई गई हैं। वो क्या कंडीशंस हैं कि यूज क्लूज बिलो टू डिटरमिन ईच पर्सनस फेवरेट कलर। आयजा का कंडीशन क्या है कि आयजा को ग्रीन कलर पसंद नहीं है, उज़ैर का फेवरेट कलर ब्लू है और लुकमान जो है वो डज नॉट लाइक रेड कलर, पसंद नहीं करता। तो सबसे पहले तो उज़ैर का जो कलर है वो फिक्स हो गया। ठीक है, ब्लू फिक्स हो गया। अब उसके बाद आपके पास जो दो कलर्स बचते हैं वो ग्रीन और रेड बचते हैं। आयजा को ग्रीन कलर पसंद नहीं है, इसका मतलब है कि आयजा का कलर जो होगा फेवरेट कलर वो रेड होगा। ठीक है, अब रेड और ब्लू हो गए तो लास्ट में आपके पास लुकमान के लिए बच जाता है ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा और यही वर्ड्स की फॉर्म में आपने नीचे लिखना है। फ्रॉम सेकंड क्लू, इट इज़ क्लियर दैट उज़ैर फेवरेट कलर इज़ ब्लू, देयरफॉर टू अदर टू पर्सन कैन नॉट हैव ब्लू एज देयर फेवरेट कलर। तो फर्स्ट क्लू आपके पास क्या है, आ गया कि आयजा डज नॉट हैव लाइक ग्रीन कलर और ब्लू जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो इसका मतलब है कि आयजा का जो है वो रेड कलर होगा। ठीक है, तो ओनली लेफ्ट ऑप्शन जो आपके पास बच जाता है वो ग्रीन बच जाता है। रेड और जो आपके पास क्या कहते हैं ब्लू है वो पहले से फिक्स हो चुका है, तो इसलिए ग्रीन जो है वो लुकमान का फेवरेट कलर हो जाएगा। फाइनल ऑप्शन आपके पास बच जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपके पास अब वर्ड्स की फॉर्म में, तो ये एग्जांपल हो जाएगी वर्बल की। और ये सेकंड एग्जांपल है जिसमें सीक्वेंस ऑफ शेप्स दी हुई हैं और इसमें आपने डिटरमिन करना है कि लास्ट के 9 में जो आएगा फिगर वो कौन सी आएगी। तो ज़ाहिर सी बात है स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ये पैटर्न जो है वो
हो रहा है यहाँ पे। तो इसी फॉर्म में ये आंसर आपको मिलेगा, यहाँ पे लास्ट में जो है वो सर्कल आ जाएगा। तो इसी को नेक्स्ट लास्ट ये वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। टू सॉल्व दिस ऑब्जर्व द पैटर्न इज इन सीक्वेंस वी हैव अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर ट्रायंगल, तीन शेप्स हैं। आफ्टर स्क्वायर वन ट्रायंगल, सेकंड पे है, थर्ड पे जो है वो आपके पास सर्कल है। तो इसी तरह से ये रेपिटेशन हो जाएगी तो नाइन्थ पे आपके पास सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज लॉजिकल रीजनिंग के बारे में जो टॉपिक था। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स। तो स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स में इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स आर फंडामेंटल मेथड्स यूज टू सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम्स। कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो इम्पोर्टेंट मेथड आपको यूज़ किया जाता है, स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स जो है वो यूज़ किया जाता है। इसमें एल्गोरिदम्स को अंडरस्टैंड करना जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, ताकि आप जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके, कम्प्लेक्स टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, द फॉलोइंग और द स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं? सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, जो कि हम पीछे इसके बारे में थोड़ा सा देख चुके थे कि दीज एल्गोरिदम्स आर यूज टू अरेंज डाटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर, चाहे असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना हो तो सॉर्टिंग उसी को कहते हैं ना। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत वर्डिंग फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट में इंशाल्लाह जो अब आपको मज़ीद जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी बताई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है। पीछे मैंने आपको बताया था, बोला था कि जब आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे तो एनालिस्ट करने के लिए भी आ सकता है, तो वो सारी एनालिस्ट करनी होंगी आपको इस चैप्टर में जितनी भी दी हुई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बबल सॉर्ट है और सिलेक्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, और पीछे हमने आपको याद हो तो लास्ट में क्विक सॉर्ट भी पढ़ा था। और ये आपके पास जो है वो क्विक सॉर्ट, जो कि उसकी लिस्ट में 5 आपके पास सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, वो कौन कौन से वो आपने एनालिस्ट कर लेने हैं। क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट जो है वो रिपीट करता है स्टेप्स को थ्रू लिस्ट, कंपेयर्स एडजेसेंट एलिमेंट्स एंड स्वैप देम इफ़ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक छोटी सी लिस्ट है। ठीक है, ये आपके पास नंबर्स हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो एडजेसेंट नंबर्स जो हैं वो चेक किए जाएंगे। अब 1 और 4 चेक होगा बबल सॉर्ट में, ये पहले ही ऑर्डर में है इसलिए ये स्वैप नहीं होगा। 4 7 चेक किया जाएगा, ये स्वैप नहीं होगा क्योंकि ये भी ऑर्डर में है। फिर उसके बाद जो 7 और 2 है ये स्वैप होगा क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन नेक्स्ट आइटरेशन होगी, उसमें 1 और 4 चेक किया जाएगा, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। 4 और 2 चेक किया जाएगा, वो सॉर्टेड नहीं है, उसको स्वैप कर देंगे, आ जाएगा आपके पास 1 2 4 और 7। ठीक है, तो ये आपके पास लास्ट में जो जब आप चेक करेंगे तो सारे सॉर्टेड होंगे, तो इस तरह से ये बबल सॉर्ट कंप्लीट हो जाती है। तो ये कहने का मतलब था कि एडजेसेंट एलिमेंट्स को जो है वो चेक किया जाता है, स्वैप किया जाता है इफ़ रॉन्ग ऑर्डर में हो तो। सिलेक्शन सॉर्ट है नेक्स्ट आपके पास, जो डिवाइड करता है सॉर्टेड और अनसॉर्टेड पार्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मेरे पास था, इसमें जो सॉर्टेड पार्ट है और जो अनसॉर्टेड पार्ट है उसको जो है वो सेपरेट कर लिया जाएगा। अब ये फ़िलहाल आपके पास जो है वो सॉर्टेड है। ठीक है, और ये आपके पास जो है वो अनसॉर्टेड है, तो इस तरह से 2 पार्ट्स बना लिए जाएंगे, डिवाइड कर लिया जाएगा। फिर उसको रिपीटेड सिलेक्ट्स द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड पार्ट टू मूव द सॉर्टेड पार्ट। ठीक है, इस तरह से ये इधर अरेंज हो जाएगा। उसके बाद ये सॉर्टेड जो है उसके साथ चेक किया जाएगा, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड आपस में मैच किए जाएंगे, और इस तरह से ये जो है वो सॉर्टिंग कंप्लीट होगी। उसके बाद मर्ज सॉर्ट आपके पास, मर्ज सॉर्ट में क्या होता है कि डिवाइड्स करते हैं इनटू हाफ में हम। ठीक है, रिकर्सिव सॉर्ट ईच हाफ और देन मर्ज द सॉर्टेड हाफ, फिर उसके बाद सॉर्टेड हाफ में जो है वो मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, एक आपके पास जो है वो सॉर्टेड ली जाती है, जो सॉर्टेड मतलब आप सॉर्ट करना शुरू करते हो, जो सॉर्ट हो जाती है वो सॉर्टेड हाफ में शिफ्ट करते जाते हैं, आप मर्ज करते जाते हैं उसमें। ठीक है, तो इंसर्शन सॉर्ट है नेक्स्ट आपके पास इन प्लेस। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है कि दैट बिल्ड्स द फाइनल सॉर्टेड अरे वन एलिमेंट एट अ टाइम, शिफ्टिंग एलिमेंट्स ग्रेटर देन द करंट एलिमेंट टू
द राइट। अब जो ऊपर वाली एग्जांपल थी 147, वही हम यहाँ पे अगर ले लेते हैं तो ये आपके पास 1472 था। 14 ऑलरेडी सॉर्टेड है, 747 ऑलरेडी सॉर्टेड है, 72 जो है वो स्वैप हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जब 27 हो जाएगा ना ये, तो ये 2 जो यहाँ पे ये 2 आया होगा, इसको हम अगेन चेक करेंगे। 1 और 2 कंपेयर होगा, वो जो है वो अपनी ऑलरेडी प्लेसेस पे हैं, ठीक है, मतलब अरेंज है। और उसके बाद 4 2 चेक होगा तो ये स्वैप हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे और इस तरह से अरेंज आपके पास आ जाएगा। तो एक ये इंजर्शन और बबल सॉर्ट जो है वो इंशाल्लाह आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं सर्च एल्गोरिदम्स। तो सर्च एल्गोरिदम्स में आपके पास क्या है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ठीक है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च आर सर्च एल्गोरिदम दैट सीक्वेंशियली चेक ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट until target element is found or end of the listed reach। या तो लिस्ट का एंड आ जाता है या फिर आपको टारगेट एलिमेंट मिल जाता है, तब तक आप जो है वो सीक्वेंस में चेक करते जाते हैं हर एलिमेंट को। ये लिस्ट आपके पास दी हुई है, फॉर एग्जांपल मैंने 7 सर्च करना था, तो यहाँ पे पहले 1 से कंपेयर करेंगे, अपना 7 मैच करता है नहीं, 4 से कंपेयर करेंगे, 7 मैच करता है नहीं, तो इसी तरह से पूरी जितनी भी लिस्ट होगी उससे मैच करते जाएंगे। उसके बाद बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में हम 2 में डिवाइड कर लेते होते हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड, हाफ डिवाइड कर लेते हैं। सर्च इन इंटरवल इन हाफ इट एफिशिएंटली फाइंड द पोजीशन ऑफ द टारगेट वैल्यू विद एन एरे। अब यहाँ पे जो 1 4 आपके पास था ना, 7 और 2, तो इसमें क्या होगा, ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 है ना, तो 4 2 में डिवाइड हो जाएगा, आधा पार्ट ये आ जाएगा, हाफ ये आ जाएगा। अब आप रिक्वायर्ड अपना एलिमेंट देखोगे कि जो है वो किस में है, इस राइट वाली साइड पे है या लेफ्ट वाली साइड पे है, ठीक है, यानी कि ग्रेटर है या लेस है। इससे ग्रेटर है या लेस है, इससे अगर तो ग्रेटर होगा तो दूसरी वाली में चेक करेंगे, इससे ग्रेटर है या लेस है तो इसी में इसको फॉर एग्जांपल हमने पिक कर लिया 7 और 2 को, ठीक है, 7 और 2 को पिक कर लिया, फिर हमारा जो आ जाएगा 7 2 को अगेन जो है वो हाफ में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगेन हाफ में जब डिवाइड करेंगे ये दरमियान में आ जाएगा। फिर लेफ़्ट साइड पे जो होगा उसको हम चेक करेंगे कि हमारा रिक्वायर्ड जो है वो अगर मैच कर जाता है तो फिर हम कह देंगे कि फ़लाँ इंडेक्स पे जो है वो हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। इंडेक्सेस साथ में हमें ऊपर मेंशन भी करने होते हैं। तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में आप जो है वो इसकी डिटेल पढ़ लेंगे। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिदम्स का डिफरेंस देख लेते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या होती है आपके पास, इट इज़ अरेंज्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हमने अरेंज करना होता है। सर्चिंग जो है वो हमें फाइंड आउट करनी होती है स्पेसिफिक पीस ऑफ डाटा जो कलेक्शन आपके पास दिया हुआ है। इसके अलावा ये एफिशिएंट रीअरेंज एलिमेंट्स को करने के लिए, डिज़ायर्ड ऑर्डर में मीट करने के लिए हमें सॉर्टिंग करनी होती है। एफिशिएंटली लोकेट द डिज़ायर्ड एलिमेंट, और इट टेक्स लिस्ट और अरे, ये लिस्ट और अरे में से हमें फाइंड आउट करनी होती है। इट टेक्स अ लिस्ट और अरे एंड टारगेट वैल्यू। ये लिस्ट और अरे टेक करती है दोनों, लेकिन यहाँ पे हमें टारगेट वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये आपके पास था सॉर्टिंग एल्गोरिदम और सर्चिंग एल्गोरिदम में माइनर से डिफरेंस, ठीक है। तो ये था बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च हो। सो आपको इसकी समझ आ गई। बस क्वेश्चंस भी यही हैं कि सर्च एल्गोरिदम क्या होता है, उसको उनकी टाइप्स क्या हैं उनको एक्सप्लेन करें, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स क्या है उसकी टाइप्स क्या हैं उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। ज़्यादा एग्जांपल वगैरह नहीं आएगी वो, क्योंकि नेक्स्ट आपकी क्लास का हिस्सा है। तो बस यही आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो थोड़े बहुत होने चाहिए। तो यही था आज का टॉपिक। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन किसी किस्म की भी हो, कुछ भी समझ ना आया हो तो क्वेश्चंस करें, कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।